दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम सुनेंगे 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के इन 100 सालों का भारत के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। भारत की बात करें तो इस वक्त राजपूत राजा जैसे चौहान, परमार का बहुत ही ज़्यादा असर राजस्थान के इलाकों में था। इसी 1027 तक महमूद गजनबी, जो कि गजनी से आया एक लुटेरा था, उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और महमूद गजनबी ने भारत पर उस 1000 से 1027 के बीच इन 27 सालों में 17 बार हमला किया। और लेकिन भारत के राजाओं की एकता न होने की वजह से वो महमूद गजनबी को रोक नहीं पाते थे। और इस दौरान उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिसमें राजस्थान के भी कुछ राज्य शामिल थे। उत्तर भारत में पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और दिल्ली के साथ उत्तराखंड के नीचे का हिस्सा आता था। यहाँ उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। इसकी वजह सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार था और एक दूसरे से दुश्मनी इतनी बहुत ज़्यादा थी कि इसी वजह से महमूद गजनबी उत्तर भारत में पूरी तरह से हावी था और उसने 17 बार इस देश पर हमले किए। और अब साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ चोल डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत नेवी के साथ हुकूमत कर रही थी। चोलों के बारे में ऐसा बोला जाता था कि अगर वो किसी भी देश पर समुद्री रास्ते से हमला कर दें तो वो देश उनके सामने ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। चोलों ने ही पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया तक आप मान सकते हैं। पहले हम जानते हैं चोल डायनेस्टी कहाँ तक थी। आज का तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, श्रीलंका जैसे पास के देशों के साथ ही बर्मा और इवन
समुद्री तटों पर जो भी राज्य थे उनके साथ भी चोलों की हमेशा लड़ाई होती रही। चोलों की नेवी आर्मी बहुत ही ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी। तंजावुर का मंदिर चोलों के समय में ही बनाया गया था। इस्लामी दुनिया की बात करें तो अब अब्बासी डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है। इस्लाम एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पूरी तरह से पहुंच चुका है, लेकिन खलीफा कैलिफ डायनेस्टी पूरी तरह से अब कमज़ोर होने लगी है। ये दो अलग अलग पार्ट हैं, इस्लाम और कैलिफ। कैलिफ डायनेस्टी कमज़ोर तो हुई, लेकिन इस्लाम और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता रहा और छोटी छोटी सल्तनतें जो कि कैलिफ के सामने काफ़ी छोटी मानी जा सकती हैं का बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, क्योंकि जहाँ के इलाकों में लोकल का जो भी ताकतवर इंसान था उसी ने अपने उस हिस्से को एक्वायर करके कैलिफ को हुकूमत को मानने से इनकार करते हुए अपनी नाम से सल्तनत शुरू कर दी। अब हम यूरोप में पहुँचे तो यहाँ फ्यूडरल सिस्टम यानी कि सामंतवाद जमींदारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई है। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई। विलियम द कॉन्कर ने उस ब्रिटिश इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी हुकूमत में ठीक इसके 800 सालों के बाद कभी भी रात नहीं होती थी। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत में कभी भी रात नहीं होती। इसका बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी वजह ये थी कि कई एशिया, यूरोप के कई अफ्रीका इलाकों में ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी। यहाँ इवन ऑस्ट्रेलिया तक हुकूमत थी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा भूभाग एरिया या क्यों कहें कि एक ब्रिटिश एम्पायर की बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज होने की वजह से सूरज कहीं निकलता था तो कहीं पर डूब जाता था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटिश एम्पायर के किसी न किसी हिस्से में दिन ज़रूर रहता था। अब हम बात करेंगे कि कल्चर और रिलीजन का उस वक्त में क्या हाल था। भारत में भक्ति यानी सूफी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। सूफियाना अंदाज को बहुत ही सॉफ्ट और ज़िंदगी जीने के
लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि सूफियाना आंदोलन कहें या यूँ कहें कि एक ऐसा सूफियाना पैटर्न था जिसमें लड़ाई और महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी एक फ़कीरी कह सकते हैं, फ़कीरी का अंदाज़ ही सूफियाना अंदाज़ के तौर पर कहलाया। यूरोप के इस फ्यूडरल सिस्टम के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी। फ्यूडरल सिस्टम पूरी तरह से ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता था और इसी वजह से यूरोप के राजा पूरी तरह से अपने फ्यूडरल पर डिपेंड थे। यानी सेनाओं और टैक्स वसूलने के लिए ही इन फ्यूडरल ज़मींदारों का अस्तित्व या यूँ कहें कि इनकी शुरुआत मानी जा सकती है। आज के इस 100 सालों के इतिहास को हमने सुना। कल हम सुनेंगे 1100 से 1200 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत के साथ पूरे इंडिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।